Welcome to Info TV 210। यूएस 1927 में ब्रसेल्स में होने वाली सालवे कॉन्फ्रेंस की इस तस्वीर को गौर से देखें। इसमें आपको दुनिया के 29 ज़हीन तरीन माने जाने वाले साइंसदान नजर आएंगे, जिनमें से 17 को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन इस तस्वीर की खास बात यह है कि इन 29 में सिर्फ एक औरत है। इसका नाम मैरी क्यूरी था, जिसको तारीख की कुतुब साइंस की हीरोइन के नाम से जानती है। आज हम इसी अजीम खातून की बात करेंगे, जिसकी साइंसी इजादात ने दुनिया के ऐसे लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को जीने की उम्मीद दी, जिनको वक्त के डॉक्टरों ने लाइलाज कहकर मरने के लिए छोड़ दिया था। आज की मेडिकल की दुनिया इस खातून की इजादात के बगैर अधूरी यानी इनकम्प्लीट होती, और इस अजीम खातून ने मुश्किलात से भरी जिंदगी के बावजूद जिस मैदान में भी कदम रखा फतह किया। इसने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड और एजाजात अपने नाम किए, मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखें कि न सिर्फ वो खुद बल्कि इसकी सबसे प्यारी बेटी, जिसने अपनी माँ के साथ मिलकर दुनिया और साइंस की खिदमत की, दोनों अपने ही साइंसी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इन्हीं लाइलाज बीमारियों का शिकार हुई और अगली दुनिया सुधार गई। मैरी ने खुद तो सारी जिंदगी औरत होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस की, लेकिन दूसरी औरतों को उम्मीद की किरण दिखाई कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इनका मुकाबला किया जा सकता है। मैरी क्यूरी का पैदाइशी नाम मारिया स्क्लोडोस्का था और वो पोलैंड के कैपिटल वारसा में 1867 में पैदा हुई। इस वक्त पोलैंड रशिया का हिस्सा था और पोलिश लोगों पर कई तरह की पाबंदियां थी, जैसा कि पोलिश लैंग्वेज और पोलिश कल्चर को प्रमोट करना। मारिया की सारी जिंदगी मुश्किलों और रुकावटों से भरी हुई थी। जब वो छोटी थी तो इसके वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया और साथ ही बड़ी बहन और माँ का इंतकाल हो गया। इन मुश्किल हालात में भी मारिया ने अपनी तालीम जारी रखी, क्योंकि सवालात का एक समंदर रखने वाली मारिया को जवाबात चाहिए थे। मारिया के माँ और बाप दोनों टीचर थे। जब पोलैंड में एजुकेशन से लैब खत्म हुआ तो मारिया के वालिद स्कूल की लैब का सारा सामान घर ले आए और घर में एक छोटी सी फिजिक्स लैब बना ली। इस लैब में मारिया ने खेल खेल में साइंस सीखना शुरू कर दी। जब मारिया थोड़ी बड़ी हुई तो इसको मालूम हुआ कि पोलैंड में औरतों की तालीम पर न सिर्फ पाबंदी है बल्कि ये एक जुर्म समझा जाता है। मारिया जो तालीम के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, को पोलैंड में फ्लाइंग या फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी का पता चला, जो कि एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी थी और इसमें हर कोई गवर्नमेंट से छुपकर तालीम हासिल करता था। इसी दौरान मारिया की बड़ी सिस्टर ने फैसला किया कि वो मेडिकल की तालीम पेरिस से हासिल करेगी, लेकिन मसला था वहाँ के अखराजात का। मारिया ने बड़ी बहन से कहा, तुम पेरिस जाकर तालीम हासिल करो और खर्च की फिक्र ना करो, वो तुम्हें मैं भेजूंगी। इस तरह मारिया ने रईस खानदानों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, लेकिन जब इससे भी अखराजात पूरे ना हुए तो उसने साथ में गवर्नेंस की जॉब भी शुरू कर दी। जब इसकी बहन की तालीम मुकम्मल हुई तो मारिया ने फैसला किया कि वो भी पेरिस जाकर तालीम हासिल करेगी, लेकिन एक दफा फिर माली मुश्किलात ने इसको रोक दिया। मारिया ने फिर जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और आखिरकार 1891 में पेरिस जाने के लिए सफर का आगाज किया। लेकिन ये सफर भी मारिया के लिए आसान न था, क्योंकि इससे 4th क्लास की टिकट ली, जिसमें मुसाफिर को बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलती थी। इसलिए मारिया अपने साथ फोल्डिंग चेयर लेकर आई थी। ऊपर से सर्दी में सफर मजीद मुश्किल कर दिया। वो कंबल ओढ़े, किताबें पढ़ती, आखिरकार पेरिस पहुंच गई। फ्रांस पहुंचकर इसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सोर्बोन में दाखिला लिया और शुरू में कुछ दिन अपनी बहन के घर रही, लेकिन जल्दी यूनिवर्सिटी के करीब एक छोटे और कम किराए वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई। वहाँ इसकी प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय मजीद बढ़ गईं। इसका सबसे पहला और अहम मसला था अखराजात का, जिनका पूरा करने के लिए इसने छोटी मोटी कई जॉब की। इसका दूसरा मसला इसके फ्लैट में शदीद सर्दी का था, इसीलिए वो अपने फ्लैट में जितने कपड़े पड़े होते सब पहन कर रखती थी। और तीसरी मुश्किल थी खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त ना होना। वो भूख की वजह से अक्सर बेहोश होकर गिर जाती थी, लेकिन इसने अपनी तालीम में हर्ज नहीं आने दिया।
और आखिरकार 1893 में इसने फिजिक्स की डिग्री मुकम्मल की और इसके एक साल बाद मैथ की भी हासिल की। मारिया को पोलैंड से बहुत लगाव था, इसीलिए वो तालीम मुकम्मल करते ही 1894 में वारसा वापस चली गई और वहां पर कोशिश की कि इसको कोई जॉब मिल जाए, लेकिन एक दफा फिर उसके औरत होने की वजह से जॉब से इनकार हुआ। इसे वापस पेरिस आना पड़ा। वापस आकर 1895 में इसकी पियर क्यूरी से शादी हुई और फिर दोनों को साइंस की लगन ने इकट्ठा रखा। यह वही साल था जिसमें जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम रॉयंटन ने हादसाती तौर पर एक्स-रेज डिस्कवर की थी। विल्हेम को इसकी डिस्कवरी की वजह से 1901 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये प्राइज 1895 में स्वीडिश साइंसदान अल्फ्रेड नोबेल ने कायम किया था। 1901 से लेकर आज तक ये अवार्ड हर साल साइंस, लिटरेचर और अमन की दुनिया के सबसे मायानाज लोगों को दिया जाता है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड समझा जाता है। विलियम के एक साल बाद हेनरी बेकल ने पिच ब्लेंड स्टोन में मौजूद यूरेनियम से निकलने वाली श्वाएं डिस्कवर की। ये वही यूरेनियम है जो कि आजकल एटम बम बनाने में इस्तेमाल होती है। इन इजादात से साइंस की दुनिया में एक इनकलाब आ गया। मैरी को भी साइंस की ये फील्ड इतनी पसंद आई कि इसने इसी फील्ड में काम करना शुरू कर दिया और 1898 में अपने हस्बैंड पियर को भी अपने साथ मिला लिया। पर आखिरकार 1899 में मैरी ने पियर क्यूरी की मदद से दो नए एलिमेंट डिस्कवर किए। पहले का नाम इसने पोलैंड की मोहब्बत में पोलोनियम रखा और दूसरे का नाम रेडियम रखा। 1901 में मैरी दुनिया की पहली खातून थी जिसने ये बताया कि मरीज के जिस्म में कैंसर सेल्स आम सेल्स के मुकाबले में ज्यादा रेडिएशन जल्ब करते हैं। इसी बुनियाद पर मैरी ने कैंसर के मरीजों के लिए रेडिएशन थेरेपी की तजवीज भी दी। मैरी की बेटी आयरीन ने अपने शोहर के साथ मिलकर जो मसनूई एलिमेंट बनाए थे वो आज तक कैंसर जैसे मर्ज के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। आयरीन और इसके हस्बैंड को इस डिस्कवरी पे 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला। यही नहीं, मैरी क्यूरी के हाथों से बनाया गया रेडियम इंस्टीट्यूट, जिसको आजकल क्यूरी इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस कहा जाता है, दुनिया के सबसे अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में से एक है। कुदरत इस खातून की नाकाबिले फरामोश खिदमात को दुनिया के सामने इस तरह लाई कि एक नई तारीख खत्म हुई। जी हाँ व्यूअर्स, 1903 में मैरी, पियर क्यूरी और हेनरी बेकल को फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। यहाँ ये बात याद रहे कि नोबेल प्राइज कमेटी ने पहले मैरी का नाम प्राइज के लिए नहीं डाला था क्योंकि वो एक औरत थी, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने इस पर एहतजाज किया और आखिरकार मैरी का नाम इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसी तरह मैरी दुनिया की पहली खातून थी जिसको नोबेल प्राइज मिला। इसी साल 1903 में मैरी ने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की, मगर मैरी की मुश्किलात थी कि कम ही नहीं हो रही थी। 1906 में पियर क्यूरी का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मैरी परेशान तो थी, मगर मैरी के बुलंद इरादों में कोई कमी न आई। 1906 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने मैरी को प्रोफेसर की सीट ऑफर की। इस तरह मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में दुनिया की पहली फीमेल प्रोफेसर बनी। मैरी ने अब वो काम अकेले ही आगे बढ़ाया जो वो और पियर मिलकर कर रहे थे। 1910 में मैरी को एक बड़ी कामयाबी मिली जब इसने रेडिएशन मेजर करने के लिए क्यूरी नाम का यूनिट अप्रूव करवाया। इस तरह क्यूरी नाम रहती दुनिया तक साइंस पढ़ने वाले हर आदमी के लिए याद करना लाजिम ठहरा। 1910 ही में मैरी के खिलाफ मीडिया ने एक तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि 1911 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस के इलेक्शन होने वाले थे और इन इलेक्शंस में एक नाम मैरी का भी था कि आया इसको एकेडमी का मेंबर बनना चाहिए या नहीं। मैरी के मुखालफिन ने इस दफा इसके करैक्टर पर उंगली उठाई। वो बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि इस औरत को हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने मीडिया में इसको यहूदी, नॉन फ्रेंड, झूठा और बदकिरदार कहा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोगों ने मैरी के घर पर हमला भी किया। मैरी अपने खिलाफ चलने वाली कैंपेन से परेशान तो हुई, मगर वो मैरी क्यूरी थी, उसके इरादे तोड़ना किसी के बस की बात न थी। पर
और इस मुश्किल वक्त में दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान आइंस्टाइन ने इसको खत लिखकर इसकी हिम्मत बढ़ाई और इसको मशवरा दिया कि इन फजूल बातों पर ध्यान न दे और अपना काम अच्छे तरीके से करती रहे। मैरी 1 या 2 वोटों से इलेक्शन हार गई। अगर वो इलेक्शन जीत जाती तो वो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस की पहली खातून मेंबर होने का एक और एजाज अपने नाम कर लेती। यहाँ मैरी के मुखालफिन अपनी साजिशों में कामयाब रहे, लेकिन कुदरत ने मैरी के लिए जो लिखा था वो एक नई तारीख रकम करने जा रहा था। जी हाँ व्यूअर्स, मैरी को 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। इस तरह मैरी दुनिया की वाहिद फर्द बनी जिसको 2 मुख्तलिफ साइंसेज में यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग नोबेल प्राइज मिले। मैरी का रिकॉर्ड आज तक कोई मर्द या औरत नहीं तोड़ सका। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि क्यूरी फैमिली में 5 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। मैरी और इसके हस्बैंड पियर क्यूरी को, मैरी की बेटी आयरीन और उसके हस्बैंड को, और मैरी की दूसरी बेटी के हस्बैंड को। 1914 में जब पहली जंगे अजीम शुरू हुई तो इसमें मैरी ने वो कारनामा किया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैरी और इसकी 17 साल बेटी आयरीन ने मिलकर पोर्टेबल और मोबाइल रेडियोग्राफी लैब्स बनाई, यानी चलती फिरती एक्सरे मशीनें। इनको लिटिल क्यूरीज कहा गया। गाड़ी के अंदर बनाई गई इन मशीनों में एक्सरे करने की सहूलत मौजूद थी, जिसकी वजह से फौजियों को लगने वाली गोलियों और टूटी हुई हड्डियों की दुरुस्त निशानदेही करना मुमकिन हुआ। इन लैब से 10 लाख सोल्जर्स की मदद हुई और डॉक्टर्स इनका ठीक से इलाज कर सके। अब तक आपने मैरी की इजाज़त भी जानी और इसके इजाज़त भी, लेकिन यहाँ हम आपको बताते चले कि मैरी ने जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे और सारी जिंदगी जिनके साथ काम किया था, इनसे निकलने वाली शुआएं या रेडिएशंस इंतहाई खतरनाक थी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस किस्म के एलिमेंट्स आजकल एटम बम बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस वक्त इनके खतरनाक होने का इल्म ना तो मैरी को था और ना ही किसी और को। मैरी अक्सर रेडियम अपने पर्स में रखती थी और रात को घंटों इससे निकलने वाली नीली रोशनी को देखा करती थी। मैरी ही नहीं, इन खतरनाक एलिमेंट्स की चमकने वाली खूबी ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जा किया। लोगों ने इन एलिमेंट्स की इन्हीं चमकने वाली खूबियों की वजह से इनको हर चीज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसा कि रात को चमकने वाली घड़ियों की सुइयां, दांतों को चमकाने वाले पाउडर, चेहरे को चमकाने वाली क्रीम्स, खवातीन की लिपस्टिक्स और इवन नहाने के लिए रेडियम वाले साबुन। इस लाइलमी की वजह से लोगों को होने वाले नुकसानात का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। इन नुकसानात के बारे में सबसे मशहूर केस रेडियम गर्ल्स का था। रेडियम गर्ल्स तकरीबन वो 2000 खवातीन थी जो न्यू जर्सी अमेरिका की एक घड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। ये बारीक ब्रश को पहले अपनी जुबान से वेट करती और फिर इस ब्रश से रेडियम पाउडर को घड़ियों की सुइयों के ऊपर लगाती। इस तरह रेडियम इनके मुंह और जिस्म में दाखिल हुई। इन खवातीन में शायद ही कोई ऐसी हो जिसको बीमारियां ना लगी हों। व्यूअर्स, ये वही एलिमेंट्स हैं जिनसे कैंसर जैसी मुज़ी बीमारी इंसान को लग सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कैंसर का इलाज भी इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से किया जाता है। इन्हीं एलिमेंट से आजकल बिजली भी बनाई जाती है और ज़राअत या एग्रीकल्चर में तरक्की भी इनके बगैर बहुत मुश्किल से होती है। साइंस की शायद ही कोई फील्ड हो जिसमें इनका इस्तेमाल ना होता हो। मैरी क्यूरी को भी इन्हीं एलिमेंट के साथ मुसलसल काम करने की वजह से कैंसर की बीमारी हुई और वो 1934 में इंतकाल कर गई। इसके तकरीबन 22 ईयर बाद इसकी बेटी आयरीन भी इसी बीमारी की वजह से चल बसी। 1930s में जब दुनिया को ये मालूम हुआ कि ये रेडिएशंस इंतहाई खतरनाक हैं, तो इनसे हिफाजत के लिए मुख्तलिफ रूल बनाए गए और वक्त के साथ साथ उन रूल्स को सख्त से सख्त तर किया जाता रहा। यहाँ हम आपको और एक बात बताते चलें कि मैरी के एजाजात इसके मरने के बाद भी खत्म ना हुए। 1944 में एक नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट का नाम मैरी और पियर क्यूरी के नाम पर क्यूरियम रखा गया। 1995 में मैरी और पियर क्यूरी के ताबूत पेरिस के पेंथन चर्च में लाकर दफनाए गए। पेंथन में पहले तकरीबन 234 ईयर्स में सिर्फ
81 नामवर अफराद को दफन होने का एजाज हासिल है। इन्हीं में मैरी दुनिया की पहली खातून थी जो सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वहां दफन हुई। व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि उन खतरनाक एलिमेंट्स के साथ मुसलसल काम करने की वजह से मैरी की डेड बॉडी और इसके सामान अगले 30,000 ईयर तक रेडियो एक्टिव रहेंगे। इसीलिए मैरी के ताबूत को चारों तरफ से 1 इंच सीसा यानी लेड से कवर किया गया है। तो इसकी डायरीज और नोटबुक्स पेरिस की नेशनल लाइब्रेरी में एक खास कंटेनर में रखी गई हैं, जिससे रेडिएशन बाहर ना निकल सके। यूएस मैरी के बारे में सबसे आखिरी बात कि वो एक इंतहाई सादा और सीधी सादी इंसान थी, जो कि हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। इसने इवन नोबेल प्राइज से जीतने वाले पैसे अपने जरूरतमंद स्टूडेंट्स और कॉलीग्स और साइंस के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूट्स को दे दिए। इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था साइंस और दुनिया की खिदमत करना। आइंस्टाइन ने इसके बारे में एक दफा कहा था कि she was probably the only person who could not be corrupted by fame, यानी वो शायद दुनिया की वाहिद शख्स है जिसको शोहरत भी ना बिगाड़ सकी। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं या कोई टॉपिक जो आपका पसंदीदा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। शुक्रिया।